ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आयशा अर्निंग वाली है और आज मैं आपको अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक ऐसी बावक़ार, बासलाहियत शख्सियत मौजूद हैं, जिन्होंने अपने शोबे में ना सिर्फ नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और विज़न के साथ दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल बन रही हैं। और आज की हमारी मेहमान एक तजर्बाकार हैं और बड़े अज़म और मुतासिर कुन शख्सियत की मालिक हैं। और आप अपनी पेशा वराना ज़िंदगी के अहम जो है महारत उससे आप हमें आगाह करेंगी और आप अपने शोबे में एक नुमाया मुकाम रखती हैं। सो मिस सदफ़, हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। तो मिस सदफ़, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप मेरे नाज़रीन को अपना तारुफ़ करवा दें। मेरा नाम सदफ़ अंजुम है और मैं आजकल रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा हूँ। मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ वहाँ से। और मेरा जो सदफ़ फ्यूचर आर्किटेक्ट वाली, वो भी नाम जो है वो उसी मुनासबत से है। इसकी डिटेल हम बाद में कहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं अपना जो प्रीवियस कैरियर है उसको थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर है वो स्टार्ट हुआ है 2001 से। और उस वक्त मैं अभी कह लें कि स्टडी भी साथ ही कर रही थी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही थी कंप्यूटर साइंसेस में, और साथ ही मुझे जॉब ऑफ़र हुई और मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। ठीक 1 साल बाद मेरा डिप्लोमा ख़त्म हुआ और मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए MBA ह्यूमन रिसोर्सेज़ को चूज़ किया। और कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ IT इस्लामाबाद से मैंने MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज़ जो है वो 2 साल में कंप्लीट किया। और उसके बाद मुझे शौक़ था कि मैं अब HR की फ़ील्ड में ही मुझे जाना है, चूँकि मेरी स्टडी वो है। मैं ये स्टडी कर चुकी हूँ और मुझे प्रैक्टिकली कुछ उससे रिलेटेड करना है। तो मुझे 6 माह लगे फिर ह्यूमन रिसोर्सेज़ की जॉब ढूँढने में, क्योंकि उन दिनों में मोस्टली एडमिन डिपार्टमेंट ही थे, ह्यूमन रिसोर्सेज़ कोई था। तो अभी तो खैर काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स पे काम हो रहा है पाकिस्तान में, उस वक्त नहीं था। खैर मुझे सरीना होटल्स के HR डिपार्टमेंट में जॉब मिली और वहाँ मैंने 3 साल काम किया। मैंने HR के सारे ही फंक्शंस को टच किया। इवन HR के अलावा भी जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज के जो होटल इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि HR से रिलेटेड होती हैं, उन फंक्शंस के अलावा उनको भी मैंने जो है वो वहाँ पे सीखा। ज़ाहिर है एक लर्निंग फ़ेज़ था। मुझे प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं आता था, तो मेरी बेस जो है वो होटल इंडस्ट्री से ही बनी है। और उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अब ग्रोथ जो है यहाँ पे रुक गई है, अब मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने टेक्सटाइल सेक्टर को चूज़ किया। वहाँ पे मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी थी कि सरीना होटल में तो मैंने ऑलरेडी जो डिज़ाइन पॉलिसी थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन चल रही थी, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में हमें नए तरीके से एक HR डिपार्टमेंट जो है वो बिल्ड करना था और उसके लिए पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी थी। तो वहाँ पे मैंने एक सपोर्टिव रोल प्ले किया पॉलिसीज़ डिज़ाइन करने में। और अभी वो खैर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं गया था, तो मुझे कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज़ की वजह से जॉब छोड़ना पड़ी और मेरे कैरियर में एक काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया कि ऑलमोस्ट 10 इयर्स का। वो इस ब्रेक के दौरान मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न की घर पे रहते हुए भी, और कुछ अपनी इंटरनल ग्रोथ पे काम किया, कुछ एक्सटर्नल ग्रोथ पे काम किया, कुछ ऑनलाइन कमाई करने के तरीके सीखे, जिसमें से एक फॉरेक्स ट्रेडिंग भी थी। और मैंने 6 साल तकरीबन फॉरेक्स ट्रेडिंग पे काम किया और फिर मुझे कुछ डाउट्स हुए उस पे और मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं और ज़्यादा जैसे-जैसे चीज़ें एडवांस आती जा रही हैं बहुत तेज़ी से चेंजेस के साथ, तो मुझे लगा कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, तो मैं साथ-साथ चीज़ों को ऑनलाइन ही यूट्यूब के थ्रू लर्न करती रही। ज़ाहिर है यूट्यूब पे बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऑनलाइन बहुत कुछ फ्री में लर्न कर लेते हैं।
پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ مجھے لگا کہ نہیں اب مجھے ریسٹارٹ کرنا چاہیے کیریئر کو. پھر میں نے ایجوکیشن سیکٹر جوائن کیا اور مجھے ایز اے ٹیچر جاب ملی. میں نے کمپیوٹر سائنسز پڑھایا بچوں کو. اور ابھی بہت زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا کہ مجھے اسٹیٹ لائف سے آفر ہوئی اور پھر میں نے اسٹیٹ لائف کی طرف سوئچ کیا اور ابھی میں ایسوسیٹڈ ہوں اسٹیٹ لائف کے ساتھ. اور وہاں پہ بھی میں لوگوں کو ہائر کرتی ہوں. میرے انڈر ایک ٹیم ہے, انہیں ہائر کرنا اور ان کی ہر طرح کی مینجمنٹ, ان کو ہر طرح سے ٹرین کرنا, ان سے پھر بزنس لینا, یہ ساری میری جاب رسپانسبلٹیز ہیں ابھی تک کی. اور اسی دوران مجھے پھر آن لائن میں نے ایسے ہی فیس بک پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے دیکھا ریحان اللہ والا صاحب کو. میں چونکہ شام میں ٹیوشنز بچوں کو دیتی ہوں, تو جب میں نے ان میں ڈیفیشنسیز دیکھی بچوں میں تو مجھے پھر ساتھ میں ان کی ویڈیوز نے بھی اس وجہ سے تھوڑا اٹریکٹ کیا. تو میں نے سوچا کہ اچھا میں خود سیکھ کے دیکھوں کہ آخر یہ کیا سکھاتے ہیں اور پھر کیسے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ ایک کامیابی کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں پہلے خود سیکھوں تاکہ میں آگے بچوں کو بھی کچھ سکھا سکوں. بالکل. اچھا ماشاء اللہ سے آپ نے مطلب زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا, بہت اچھے آپ کے تجربات ہیں, ایکسپیرینس بھی ہے. مطلب جیسے ہم لوگ ینگ جنریشن جو ہے, ہم لوگ جب پڑھ کے آتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی جابز اور وہ ویسی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, تو ہم زیادہ تر بھاگتے ہیں آن لائن کی طرف. تو آپ تو مطلب سیٹلڈ بھی تھی اور جاب بھی کر رہی تھی اور اتنا سارا ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن بھی تھی. تو مطلب آپ نے کیوں مطلب موو کیا اس طرف کہ آپ آن لائن کچھ سیکھیں؟ ابھی آج کے دور میں کوئی جتنا مرضی سیٹلڈ ہو, اس کو چیزوں کو سیکھنا ہی پڑے گا. اگر اس نے مقابلہ کرنا ہے نا, کمپٹیشن جی بہت زیادہ ہے. اگر اس نے کمپیٹ کرنا ہے تو اس کو اپ ٹو ڈیٹ اور رہنا پڑے گا, خود کو ری اسکل کرنا پڑے گا. جتنا زیادہ وہ خود کو ریفریش رکھے گا اور نئی نئی چیزیں سیکھے گا, اتنا ہی زیادہ وہ کوپ اپ کر سکے گا ان فیوچر. ادروائز جو نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. ہاں, یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے مطلب جیسے آپ نے ریحان اسکول میں مطلب ایڈمیشن لیا اور آپ نے ابھی چیزیں سیکھی, تو مطلب آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ آپ کو لگا کہ یہ آپ کی مطلب ڈیلی لائف میں یا جیسے آپ بچوں کو ٹیوشنز دیتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں کیسے مدد دے سکتی ہیں؟ ابھی تو مجھے تقریباً 1 منتھ ہوا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے پہلے آتی تھیں, لیکن میں ایک جو ڈفرینس ہے نا وہ دیکھنا چاہ رہی تھی. آخر ڈفرینس کس چیز کا ہے؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے نہیں سیکھی ہیں اور کچھ میری چیزیں جو تھیں وہ پالش ہو گئیں. اور کہہ لیں کہ ابھی تو 1 مہینہ اور گزرے گا تو تھوڑا تھوڑا کہہ لیں کہ میں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا کہ میں بچوں کو کچھ سوال دیتی ہوں کہ اچھا میرے ذہن میں یہ سوال ہے, مجھے اس کا جواب دو. تو پھر میں وہ کچھ بچے جو ہیں وہ بنا چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لیے ہی بتاتے ہیں, بلکہ کچھ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا ہے. تو پھر میں انہیں کہتی ہوں اچھا اب خود سرچ کر کے آنا, کچھ ڈھونڈ کے لانا. اچھا کہاں سے ڈھونڈیں؟ پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں اچھا یہ ہے, اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں, کچھ بھی پوچھیں گے تو بتائے گا. تو پھر بچے سرچ کر کے بھی آتے ہیں. اور شروع میں تو انہوں نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا کہ کیا ہے مجھے سوال دے رہی ہیں. لیکن پھر جب میں نے بار بار 3-4 دن مسلسل پوچھتی رہی کہ اچھا سرچ کر کے آئے, میں نے انہیں خود سے جواب نہیں دیا. جب میں خود ہی جواب دے دوں اور بس وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے جواب مل گیا, میں انتظار کرتی رہی کہ وہ خود جواب ڈھونڈ کے لائیں گے تو پھر ہی میں نے بھی ماننا ہے. تو یہ مجھے مسلسل انہیں ظاہر ہے انہیں عادت نہیں ہے نہ جی سرچ کرنے کی نہ سوالوں کے جواب خود سے ڈھونڈنے کی. تو میں نے ان کو پوچھنا شروع کیا اور پھر انتظار کیا کہ ڈھونڈ کے وہ خود ہی لائیں گے, میں نے جواب نہیں دینا. تو پھر وہ خیر کافی دنوں بعد فائنلی ڈھونڈ لائے کہ اب یہ تو روز پوچھتی ہیں. تو ہم ڈھونڈ لیں, مطلب آپ نے ایک تجسس قائم رکھا ہے. ہاں, نہیں تجسس نہیں, یہ جو آج کل کے بچے ہیں بلکہ پاکستانی ہم سب, صرف بچے نہیں ہم خود بھی, ہم کام ہی تبھی کرتے ہیں جب کوئی بڑا
فورس کرتا ہے. ابھی اگر ہمارے سر پہ ٹیچرس نہ ہوں تو شاید ہم یہ جتنے بھی اسائنمنٹس ہیں ان کو کمپلیٹلی ٹائملی نہ کر پائیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. مطلب ہمیں چاہیے کوئی جو ہمیں پش کرے کام کرنے کے لیے. ہاں بالکل, یہ وہ بزرگ ایک ہونا چاہیے, سگتا مترا والا. جی جی. اچھا آپ ماشاء اللہ جیسے بچوں کو پڑھاتی ہیں, آپ نے خود بھی اتنی ایجوکیشن لی ہے, تو میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کریکولم کے اندر یا سلیبس کے اندر یا آج کل جو ہم اپنے بچوں کو پڑھائی دے رہے ہیں, مطلب اس کے اندر کیا ہمیں مطلب کچھ چینجنگ کرنی چاہیے؟ اگر وہ کرنی چاہیے تو وہ آپ کے خیال سے کس طرح کی تبدیلیاں ہونی چاہیے جو ہم سلیبس کے اندر لائیں یا بچوں کے اندر لے کر آئیں؟ سلیبس تو مجھے کچھ بھی اس پہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیسا ہو اور کیسا نہیں ہو. سلیبس تو ریحان اللہ والا صاحب نے ڈیزائن کر کے رکھ دیا. آپ اس کو اٹھائیں اور وہ پوری اجازت ہے آپ کو کہیں بھی لے کے جا کے استعمال کرنے کی. یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہم فزیکل اسکول کی بات کریں نا, کیونکہ زیادہ تر تو آن لائن لوگ نہیں اتنا, اب کووڈ کے بعد پھر بھی لوگوں نے تھوڑا سا آن لائن کو مطلب ٹچ کرنا شروع کیا ہے, ورنہ پہلے تو لوگ اتنا زیادہ آن لائن کی طرف نہیں آتے تھے. ہوں. تو لوگ ابھی جو ہے جن لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے وہ ٹوٹلی چلے گئے ہیں اور صرف شفٹ ہو گئے ہیں. ہمارے جی کچھ لوگوں کو تو دیکھ لیا, انہوں نے بچوں کو اسکولوں سے اٹھایا اور وہ ٹوٹلی آن لائن پہ چلے گئے ہیں. اور یہ تو کچھ ایسے ہیں جو کہ کنونشنل کو بھی چلا رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ اے آئی کو بھی چلا رہے ہیں. آن لائن تو آن لائن کے ساتھ اے آئی کو لازمی آپ ورڈ یوز کریں کہ وہ ساتھ میں اے آئی بھی سکھا رہے ہیں کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے, کیونکہ ان کے اندر ابھی ایک وہ یقین نہیں ہے کہ ہم وہ جو کنونشنل ہے اس کو پوری طرح چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, کہ نقصان ہی نہ ہو جائے, کہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ہمارے ظاہر ہے ہم نے رہنا تو پاکستان میں ہی ہے نا, ہوں تو جن کے اندر یہ ڈر ہے وہ دونوں میں ابھی چل رہے ہیں, اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو بیچارے ابھی کہیں پیچھے ہی ہیں, اور جو سمجھ چکے ہیں بات کو وہ پورا ہی آ گئے ہیں. اور جب یہ سبھی کو سمجھ آ جائے گا تو یہ صرف اسی پہ آ جائیں گے کہ ہم نے تو آن لائن ہی پڑھنا ہے یا پھر ہمیں اے آئی ہی سیکھنی ہے. کیونکہ آپ کو خیال سے مطلب جو ہماری کنونشنل اسٹڈی ہے یا جو فزیکل اسکول میں ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں اس کا مطلب اس کی اتنی ڈیمانڈ کہہ لیں یا اس کی اتنی وہ نہیں ہے جتنا ہمیں اے آئی کو سیکھنے میں اپنا ٹائم لگانا چاہیے؟ اس کی ڈیمانڈ تو کم ہو جائے گی نا, جب ہمیں اس ہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں. ہم تو یہ بات ٹھیک ہے. پتہ نہیں کس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں نا. ہم تو ایک اور یار ٹاک کی, میں میرے ذہن سے نام نکل گیا, ہاں وہ کیا تھے, جواہر لال, انہوں نے کہا کہ جی ہم سیٹسفائی کر رہے ہیں اپنے دائیں بائیں لوگوں کو. ہاں کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید ہم لوگ اس چیز پر بھی بہت انویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ, وہ جو لوگ کیا کہیں والا ہوں. کنسیپٹ ہے نا, اس پر. تو ہم جب اس سے نکل آئیں گے تو پھر ہم سارا کچھ چھوڑ دیں گے, ہمیں جو بہتر لگے گا ہم اس کی طرف چلے جائیں گے. یہ تو ایک صرف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ ہاں یہ میرے لیے اچھا ہے, ظاہر ہے جس کو سمجھ آ جائے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے تو وہ پھر اس اچھے کے پیچھے چل ہی پڑے گا. بالکل. تو آپ نے ماشاء اللہ 6 سال کی فوریکس ٹریڈنگ, تو آپ کا ٹریڈنگ میں مطلب کیسا تجربہ رہا؟ آپ کو ٹریڈنگ کا نالج ہے کچھ؟ ہاں تھوڑا بہت ہے, اتنا کہ لائک جیسے آپ انویسٹ کر لو, تھوڑا بہت آپ سیکھ لو, تو مطلب ہمارے یہاں سادہ زبان میں کہ تو وہ ڈبل ہو کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. مطلب لک ڈپینڈ کرتا ہے آن لک یا پھر اور ہاؤ ٹو یوز. ٹریڈنگ جو ہے نا, ٹریڈنگ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے, یہ کوئی لک شک نہیں ہے. اچھا. لک تو ہر جگہ ہوتی ہے, وہ آپ ظاہر جتنی محنت کرتے ہیں تو لک بھی ساتھ میں چلتی ہے, لیکن یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. مجھے اس کو پڑھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے. تقریباً جیسے آپ نے کہہ لیں کہ ایم بی اے ہیومن ریسورسز میں 2 سال پڑھنے پہ لگائے نا, تو جیسے ہی میں نے فوریکس ٹریڈنگ کو سیکھنا شروع کیا تو شروع کے 1 ہفتہ ہی ابھی میں نے اس کو سیکھا
थोड़ा सा, और मैंने उसको साथ-साथ उसका प्रैक्टिकल करना शुरू किया। फिर मुझे तकरीबन 1.5-2 साल उसके नए-नए जितने भी पैटर्न्स थे और जितने भी उसकी स्ट्रैटेजीज़ थी जिनको यूज़ करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो मैंने सब सीखी और साथ-साथ उसके प्रैक्टिकल्स भी किए। उसको इम्प्लीमेंट कर के देखा, अच्छा कब अब ये कैसे क्या करता है। तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल गेम है ये, एक वैसे गेम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये आसान नहीं है। इवन ये आपके नर्व्स पे इस तरह सवार हो जाती है ना कि बंदे का कोई हाल नहीं रहता। लेकिन फिर भी चूँकि ये मुश्किल इतनी है और ये ज़ाहिर है आप डॉलर्स में काम करते हैं, तो आपको आउटपुट भी डॉलर्स में ही मिलती है। और एक अगर आप बिल्कुल एक अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो आपको ज़ाहिर है बेनिफिट्स भी फिर उसके मिलते हैं। और कभी तो फिर नुकसान भी हो मैं जाता है, मतलब ज़ाहिर है हुँ, बिग प्लेयर्स भी तो बैठे हुए हैं। हुँ। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब है मतलब अगर उसे उर्दू में देखा जाए तो हम तिजारत करते हैं, तो तिजारत में कभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है और कभी-कभी वो आपको नुकसान भी दे देती है। इसमें जो प्रॉब्लम है ना जो कि मुझे लगा, बल्कि जो मेरे ज़हन में था हमेशा से एक सवाल, जितना देर मैं ये करती रही, तो मेरे ज़हन में एक सवाल था कि हम इन फंड्स को हेज कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, हम इनको बाय करें तो फिर भी हम प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, हम इनको सेल करें तो फिर भी हम प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती थी। इट मीन्स कि हम एक जगह पे जब वो आता है, कोई भी कमोडिटी है या कुछ भी है या कोई डॉलर है, तो उसको हम वहाँ पे हेज कर लेते हैं, हम उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अब हम कोई चीज़ खरीद कर उसको बेच रहे हैं, ये बात तो समझ आ रही है, ठीक है? जी, तो हम उसको सेल कर रहे हैं और फिर भी वो हमें फ़ायदा दे रही है, हम उसको बाय कर रहे हैं, वो फिर भी हमें फ़ायदा दे रही है। ये क्या हुआ? ये तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैंने उस पे फिर भी काम किया। फिर मैं एक दिन इसी तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का सुन रही थी और किसी ने मजमे में उठ के सवाल किया कि सर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आप कमेंट करें। तो उन्होंने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि आप हेज नहीं कर सकते फंड्स को। बस वो अच्छा, दिन मैंने उनको सुना और फिर मुझे उस पे ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं थी और मैंने उसको छोड़ दिया। सही। असल में मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ ना कि जैसे कुछ लोग बड़े मतलब कुछ लोगों को होता है ना आजकल बहुत चल रही है ट्रेडिंग, तो मैं कह रही हूँ कि हमारे जब नाज़रीन जी, जी, ये बिटकॉइन देखेंगे तो और हाँ, उनको आइडिया हो जाएगा। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वाली। असल में हमारे माइंड में बहुत से ऐसे सवालात होते हैं, लेकिन क्या इसमें हर तरह की ट्रेडिंग शामिल होती है? मतलब ट्रेडिंग की भी तो बहुत सी टाइप्स है ना? नहीं ये मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ सिर्फ। अच्छा सही, सही हो गया। जिसमें आप बाइंग और सेलिंग दोनों पे बिड लगाते हैं, मैं उसकी हुँ, बात कर रही ठीक है। अच्छा आपने जैसे ऑनलाइन पढ़ाई अभी आप कर रही हैं, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं और मतलब मुनज़्ज़म रखती हैं और कैसे अपना टाइम मैनेज करती हैं? हूँ। मुझे चीज़ों को ऑनलाइन सीखने का कह लें कि शौक है? सीखने का तो मुझे लगता है कि शुरू से ही था कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। लेकिन हुँ, जब मैं घर पे फ़ारिग थी तो मैं ऑनलाइन ही सारा कुछ सीखती थी। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं कुछ सीखने में पैसे लगाऊँ। जब आपको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो मैं बल्कि बच्चों को भी कहती थी कि यार ये जो आप ट्यूशन्स लेते फिरते हो ना, मेरे जी, बहनों के बच्चे जो हैं वो बड़े-बड़े हैं और मेरा बेटा छोटा है। लेकिन मैं उन्हें कहा करती थी कि आप ये जो इतनी-इतनी महँगी ट्यूशन्स देते हो, ये 100 तरह के टीचर्स यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। जो हुँ, आपको लगता है कि अब मुझे समझ आ रही है, आप उसको चूज़ करो और उससे सीख लो। ख़ैर वो बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। जब तक पैसे ना लग जाएँ पेरेंट्स के तब तक मज़ा ही नहीं आता। तो ऑनलाइन हर चीज़ फ्री मिलती है, आप उसको सीखें। अब आपने मुझसे सवाल क्या पूछा था वो मैं भूल गई हूँ। नहीं मेरा सवाल यही था जो जिसका आपने जवाब दिया है। अच्छा आप मतलब आपके ख़्याल में ऑनलाइन लर्निंग जो है इसकी सबसे बड़ी कोई कमज़ोरी इसकी क्या है?
ऑनलाइन लर्निंग की कमज़ोरी, इसकी कमज़ोरी आप कह सकती हैं कि इसमें कोई चेक नहीं है। ये मुझे तब फ़ील हुआ जब बच्चे वो कोविड-19 था और बच्चे ऑनलाइन क्लास लिया करते थे। हुँ। तो बच्चों का जब कोई टेस्ट या पेपर होता था बच्चों ने जैसे पेपर दिए हैं ना, जी, तो जी। वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कैसे दिए थे। हाँ, ये तब तो हालाँकि न्यू-न्यू था, इतना बच्चों को भी नहीं यूज़ करना आता था। लेकिन उस टाइम मतलब अब बहुत तो से बड़े बच्चों के पेपर्स अब हुए थे। तो और ट्रिक्स आ गए हैं जी। हाँ सारा कुछ जी। करने का पता है बच्चों को कि हमने सवाल किधर से ढूँढने हैं और कैसे फटाफट जवाब देने हैं। तो तब तो कुछ हालाँकि था भी नहीं, फिर भी बच्चे करते थे, चीटिंग करते थे। जी, जी। अच्छा मतलब हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जैसे कि वो मतलब ज़्यादा देर एक जगह पर बैठ के काम नहीं कर सकते या मतलब सीख नहीं सकते हैं। तो उनके लिए मतलब आप क्या कहेंगी कि क्या मतलब हमें ऐसे इकदामात करने चाहिए, ऐसे बच्चे मतलब कैसे ऑनलाइन करें? क्योंकि ऑनलाइन में आपको काफ़ी देर बैठना पड़ता है और कभी-कभी 2-2 घंटे भी विदाउट एनी ब्रेक। नहीं, नहीं आपने क्यों बैठना है? ना बच्चे ना बड़े किसी को भी 2-2 घंटे विदाउट ब्रेक नहीं बैठना चाहिए। मैं तो बच्चों को पढ़ाती हूँ तो जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो बल्कि बड़ों को भी आधा घंटा गुज़रता है तो कुछ और ना करना हो तो मैं उन्हें कहती हूँ कि खड़े हो जाओ, ज़रा 2-4 छलांगे लगा के दिखाओ। तो वो अच्छा, बच्चे मतलब वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं। उनको एक आधे घंटे के बाद मैं एक ब्रेक ज़रूर देती हूँ और ये पिछले दिनों मैं फिर एक कुछ स्टडी कर रही थी, अगर आपको याद हो तो मुझे आप बता सकती हैं। कुछ था फ़ोकस्ड माइंड बारबरा ओकले का था। हाँ जी, वो टेड टॉक थी एक तो बारबरा एक की। हाँ, एक आपका माइंड जो है वो फ़ोकस्ड है, उसको आपने आधा घंटा फ़ोकस में रखना है और फिर आप उसको रिलैक्स करें। हुँ। तो फिर आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो मुझे ये नहीं पता था, वो उसकी वो पढ़ने से पहले कि ऐसा कुछ है। लेकिन मैं अपने तौर पे बच्चों को हाफ़ एन आवर के बाद ज़रूर हिलाती-जुलाती हूँ कि ज़रा चक्कर लगाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो, ताकि वो थोड़ा फ्रेश हो जाएँ। अच्छा ये चीज़ तो हमारे फिज़िकल स्कूल्स है ना मतलब कुछ टीचर्स तो ये कर लेती हैं। जैसे बच्चों को परमिशन दे देती हैं, आप पानी पीने चले जाएँ, आप वॉशरूम चले जाएँ या इधर। लेकिन कुछ टीचर मतलब अपने रूल्स में इतनी स्ट्रिक्ट होती है, वो कहती हैं नहीं, आप मतलब लेक्चर के बाद तो हमें मुझे लगता है ये वाली चीज़ें भी टीचर्स को सिखानी चाहिए। वो मतलब बिल्कुल अ, ये सिखानी चाहिए। टीचर्स के लिए भी ब्रेक होना चाहिए कि वो थोड़ा ब्रेक लें आधे घंटे के बाद। आधा नहीं तो चलो पौने घंटे के बाद ले लें, 45 मिनट्स के बाद ब्रेक ले लें। मेरा एक मेरे एक हेड हुआ करते थे एचआर के और वो पॉलिसीज़ डिज़ाइन किया करते थे। जब मैं टेक्सटाइल सेक्टर में थी ना, तो उनका जी, मेन जी। काम पॉलिसीज़ डिज़ाइन करना था और ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल और हेक्टिक काम है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना उनके पास वो चाइनीज़ बॉल्स हुआ करती थी और उन्होंने आँखें बंद कर लेनी और ऐसे-ऐसे बैठ के ना वो चाइनीज़ बॉल्स उन्होंने घुमाई जानी। तो सही। उस वक़्त मैं देखती थी यार ये बंदा क्या है कोई अल्लाह-अल्लाह भी कर लिया करे, शायद इससे इसका स्ट्रेस कम हो जाए। लेकिन वो फिर मैंने स्टडी किया वो कि यार ये क्या करता है? मैंने उन्हें तो नहीं पूछा, हुँ, लेकिन वो जब मैंने उसको स्टडी किया तो रिलीफ देता है खुद को और वो उसमें ज़ाहिर है वो क्रिएट कर रहा है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर रहा है तो वो उसके लिए उसको एक क्रिएटिविटी मोड में जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हुँ। वो करता है। वो रिलैक्स होके एक क्रिएटिविटी उसके अंदर चल रही होती है। तो ये सिर्फ़ बच्चों को नहीं, छोटों को भी बल्कि छोटों को नहीं, बड़ों को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है थोड़ी-थोड़ी देर बाद। हुँ। ये और जो हम कंटिन्यूअसली कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं ना और ये हमारे शोल्डर्स प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस की वज़ह से हमारा ये जो सारे नर्व्स हैं ये खिंच जाते हैं। वो इसी वज़ह से हैं कि हम बैठे हैं और इसको थोड़ा-सा भी ब्रेक नहीं दे रहे। हुँ, सही। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि मतलब हमें रिलैक्स करना चाहिए कि और अपने आप को, क्योंकि वो फिर हम रिलैक्स करके जब वापस दोबारा उस चीज़ की तरफ आते हैं, तो हम ज़्यादा फ़ोकस्ड होके काम करते हैं। जी, बिल्कुल। वजह यही है कि
आपका फ़ोकस जो है वो बेहतर हो जाए। ना कि आप 2 घंटे मुसलसल काम करें और आप 2 घंटे का काम कर भी ना सकें। वो हो ही 45 मिनट्स का। अच्छा, आपको लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो मतलब मुस्तकबिल के अंदर ज़्यादा होगी? बिल्कुल, मैं तो पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये ऑनलाइन हुँ, लर्निंग भी और ऑनलाइन अर्निंग भी ये ज़्यादा होगी पहले से। जो कुछ लोगों को समझ आ गई है और कुछ को आने वाली है, और जिनको नहीं आई उनको आ जाएगी, तो फिर ये ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। मिस सदफ़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके तजर्बे से हमने बहुत कुछ सीखा है, ट्रेडिंग के बारे में हमें पता चला और आपका बहुत ज़्यादा हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे शो में आई और आपने हमें नई मालूमात फ़राहम की और एक मस्बत सोच और रहनुमाई दी। तो आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को मतलब क्या मैसेज देंगी? यूथ को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वो पॉज़िटिव सोचा करें, और सबसे ज़रूरी कि अपना वक़्त ज़ाया ना करें। आजकल की यूथ अपना वक़्त बहुत ज़ाया करती है, स्क्रॉलिंग में, इधर-उधर की चीज़ों में, बेकार जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने वक़्त को बिल्कुल ज़ाया ना करें, एक-एक लम्हा जो है वो कीमती है, और उसको कुछ ना कुछ सीखने में गुज़ारें, जो कि बच्चे सुनते अच्छा, नहीं आप हैं। मतलब उन लोगों को क्या टिप्स देंगे? अब जैसे लोग हैं ना, कुछ लोग आपने तो जैसे बता दिया ना कि ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में भी इतना सारा कंटेंट है, अब उन्हें समझ नहीं आती कि वो मतलब क्या किसका देखें और किसको छोड़ें। और कभी मतलब किसी का अच्छा उन्हें बहुत लग जाता है और वो किसी का प्रैक्टिकली करते हैं तो वो मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। तो लोग इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़ हैं, तो इसमें मतलब आप उन्हें क्या कहेंगी कि अगर कोई लर्न करना चाहता है फ्रॉम यूट्यूब या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से तो वो मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जो वो माइंड में रख के करे? क्योंकि आपने मतलब खुद इतना कुछ सीखा है यूट्यूब से, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। पहले तो आप अभी चैट जीपीटी के पास ही चले जाएँ हुँ, कि टॉप मोस्ट गुरु कौन है? ये चीज़ हुँ, सीखनी है तो कौन ज़बरदस्त सिखाएगा? तो चैट वही जीपीटी। थोड़ा-सा हुँ, जवाब तो वही दे देगा। बाकी बच्चों के लिए तो मुश्किल होता है ये एनालिसिस करना, लेकिन बड़े चीज़ों को समझ लेते हैं कि अच्छा, कौन से बंदे की बात में कितनी वेटेज है। बड़ों के हुँ, अंदर तो इतनी अहलियत होती है कि वो चीज़ों को समझते हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और हम अगर कुरान पाक को किसी से किसी मौलाना या किसी और बुज़ुर्ग से ना सीखें, तो हम उसको पढ़ के इतनी तो अक्ल है कि हम उस पे गौर व ख़ौज़ खुद से कर सकें। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया में कोई बंदा ही नहीं होगा हमें सिखाने के लिए, तो हम कुरान पाक की उर्दू पढ़ के हम उसको समझ नहीं पाएँगे। अगर हम थोड़ा-सा अपने दिमाग को हिला लेंगे ना, तो हमें वो अल्लाह पाक की कही हुई बातें जो है ना, वो समझ आना शुरू हो जाएँगी। तो क्या हम सुन के किसी की बात को समझ नहीं सकते कि किसकी बात में कितना दम है? क्या ऐसा होना मुमकिन भी है कि नहीं? हुँ। बिल्कुल, ठीक कहा आपने और आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि हम लोग ना आजकल स्क्रॉलिंग करने में और वो रील्स देखने में हमारा इतना टाइम निकल जाता है, वो शॉर्ट वीडियोज़ 1-1 मिनट की कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा इतना टाइम गुज़र गया है। अगर हम वही टाइम जो है किसी स्किल को सीखने में लगा दें, तो शायद हमारे बहुत से मसलों का हल निकल आए। मिस सदफ़, आपके जी। साथ बात करके, आपका इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, इतना कुछ आपसे सीखने को मिला है और उम्मीद है मेरे नाज़रीन को भी आपका ये इंटरव्यू जब वो देखेंगे तो उन्हें भी वो ये मालूमाती लगेगा और वो भी बहुत कुछ सीखेंगे इससे। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतने प्यारे-प्यारे सवालात जो हैं वो निकाल के रखे। ज़ाहिर है सवाल चूज़ करने में, सोचने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। या मैं अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।